नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। देहरादून में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए 2 घोषणाएं भी की। सीएम ने सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की वर्दी भर्ती में 1000 की वृद्धि की घोषणा, साथ ही शहीद कोष कल्याण के लिए 75 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अपने उन पुलिस कर्मियों को और अर्धसैनिक बलों के उन तमाम जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड के 6 पुलिस के जवान इस 1 वर्ष में उन्होंने अपनी शहादत दी है। निश्चित रूप से उनका बलिदान हमारी पुलिस को जहां उनका हौसला बढ़ाती है, वहीं हमारी आम जनता को उनकी सुरक्षा की भी एक तरह से गारंटी देता है। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। हरक सिंह रावत को भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया है और उनकी जगह श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि सरकार ने जो भी कदम उठाया वो विभाग की अच्छाई के लिए उठाया और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारी चीजें जब भी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री और संगठन बैठ करके तय करता है किसको क्या काम देना है, किसको क्या काम नहीं देना है। उसके बाद सारी चीज़ें, सारे विभाग जो है मुख्यमंत्री जी तय करते हैं और ये कहीं पर भी नहीं है कि उन्होंने अपनी चॉइस से लिया है। मुख्यमंत्री जी की चॉइस होती है कि किसको कब क्या काम देना है, किससे कब क्या काम लेना है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वापस लेने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी इस पर जवाब देने से बच रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को त्रिवेंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन जो इसकी सुविधाओं के पात्र श्रमिक रहे उनको इसका कोई लाभ नहीं मिला। कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग का ये शुरू से विवादों में रहा। इसमें जो असली श्रमिक है उसको तो कोई लाभ मिला ही नहीं, न तो उसके कार्ड बने, न उसको साइकिल मिली, न उसको उपकरण मिले। राशन का इतना बड़ा काम इस बोर्ड के द्वारा किया गया इस कोरोना काल में, उसमें भी बहुत तगड़ा घोटाला हुआ। मैं समझता हूँ कि इसमें तो मुख्यमंत्री जी को उच्च स्तरीय जांच बैठानी चाहिए थी। इसमें कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मजदूरों का भी हक मारा और आम जनता का, क्योंकि 1% जो लेबर सेस है वो उसमें जाता है। और लेबर सेस किससे ले जाता है? आम नागरिक से ले जाता है। आम नागरिक से आप 1% लेबर सेस के नाम पे ले रहे हैं और ऊपर से जो श्रमिकों का कल्याण उस पैसे से होना चाहिए था, वो श्रमिकों की जगह लाभ और कोई ले रहा है। साइकिल बढ़ रही है तो साइकिल लेने लोग कार में आ रहे हैं। कार की छत के ऊपर आप बताइए कोई श्रमिक कार में साइकिल लेने आएगा? राशन जो पूरे कोरोना काल में राशन किट बनी, उसमें देहरादून की पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं जिन्होंने, पूर्व पार्षद हैं, बीजेपी के कई नेता हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का राशन, जो 400 रुपए का किट बनना चाहिए था वो 1000 रुपए का किट बनाया। इतना बड़ा घोटाला राशन के मामले में हुआ, अपने चहेतों को दिया। भारतीय जनता पार्टी के और पार्टी के भी जो नेता हैं, जो उनके चहेते हैं, उनके द्वारा साइकिलें बंटवा दी गई। ये सारा घोटाला इतना बड़ा घपला हुआ है। अब ये केवल अध्यक्ष बदल देने से और सचिव बदल देने से काम नहीं चलने वाला। मैं समझता हूं इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। देहरादून में लगातार एमडीडीए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत एमडीडीए ने देहरादून के सुभाष नगर में कुछ दुकानों को सील कर दिया, जिस पर अब व्यापारी मुखर होते नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के साथ मिलकर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान
लालचंद शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है, इस तरह की कार्रवाई उसे और प्रताड़ित कर रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बहुत गलत तरीके से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम ये दुकानों का निर्माण हुआ था तब तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का यहाँ पे जो स्थापना नहीं हुई थी। तो इसलिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पुराना इतिहास देखना चाहिए कि आखिर ये बाजार कब का बना हुआ है और कब से ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जबरदस्ती हमारे व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न कर रहा है, कभी सीलिंग की कार्रवाई के नाम पे, कभी अतिक्रमण के नाम के ऊपर। इसलिए हमारे सभी व्यापारी भाई आज उसका विरोध कर रहे हैं और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम लोग जो है इसका आंदोलन को और तेज करेंगे। और हमारी मांग है कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, इससे पहले कोविड के दौरान व्यापारियों का जो है बहुत सारी जो है आर्थिक स्थिति का जो है जूझना पड़ रहा है। नोटबंदी, जीएसटी के दौरान जो है व्यापारी पहले ही परेशान है और ऊपर से इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है शासन प्रशासन कर रहा है। इसलिए हमारा ये विरोध है और इन कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए शहर में काम तेजी से चल रहा है, पर जिसके वजह से सड़कों पर आम लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इस वजह से आम लोगों को जाम की परेशानी से भी जूझना पड़ रहा है और कई तरह की दिक्कतें हैं। इसको लेके सीईओ व देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जब विकास के कार्य किए जाते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। काम जो होने हैं, आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो डिले हुए हैं और उसके बाद ये सारे के सारे काम अगले वर्ष के एंड तक जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी दून वासियों से निवेदन है कि जब हम कोई भी चीज़ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें लोगों को आती हैं। उन दिक्कतों को अगर थोड़ा सा हम हमारा सपोर्ट करेंगे और हम भी उनके चीज़ों के लिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनको कहा गया है कि कम से कम परेशानी हो, तो ये दोनों इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हम इन कामों को कर पाएंगे और थोड़ा सा हमें शहर को अच्छा, ये आज की जो परेशानियाँ हो रही हैं इसके बाद शहर एक अच्छे रूप में सामने दिखाई पड़ेगा। और इसी वजह से हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है। आपको पता होगा कि हमने बहुत ऑलमोस्ट 70% स्मार्ट रोड पर जो है सीवर लाइन डाल दी है, लेकिन किसी भी रोड को बंद नहीं करना पड़ा है हमें। थोड़े ज़रूर मैनहोल्स के पास जो है वो खोल करके, क्योंकि वो वैक्यूम की टेक्नोलॉजी है उससे करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे कि कम से कम प्रॉब्लम हो। डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईएमए विलेज योजना का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। माजरी ग्रांट गांव को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ नाबार्ड के चेयरमैन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री। तो आईएमए विलेज योजना का शुभारंभ किया गया है। कृषि ग्राम योजना से जाहिर सी बात है इसका फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी कुंभ को लेकर हरिद्वार के रेलवे का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ को जहां केंद्र और राज्य सरकार भव्य बनाने में लगी है, वहीं रेलवे में भी इसमें कोई कमी बरतने को तैयार नहीं है और पूरी तैयारी की जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। गदरपुर नगर पालिका के सभासदों ने चेयरमैन के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए नगर पालिका कार्यालय में ताला लगाकर चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। इस दौरान वार्ड सभासद परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि नगर पालिका के सभासद द्वारा चेयरमैन को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन चेयरमैन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वहीं सभासदों ने कहा, अगर सरकार और नगर पालिका अध्यक्ष हमारे नहीं सुनते तो हम लोग इसी तरह धरने पर रहेंगे। नगर पालिका में 11 सभासद हैं, 11 में से 8 हम लामबंद हैं कि जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक कराई जाए। बोर्ड की बैठक हम जब भी कहते हैं बोर्ड की बैठक कराई जाए, तब चेयरमैन द्वारा गुंडागर्दी करी जाती है, बदमाशी करी जाती है। मेरे ऊपर रिवॉल्वर भी ताना गया, आप सबको याद है। चेयरमैन द्वारा A1 एग्रीकल्चर के नाम से एक यहाँ पे एक संस्था है,
A1 एग्रीकल्चर जो ये सामान बनाती है उससे तिगने रेट पे सामान ले रखा है और बगैर टेंडरों के बगैर किसी के उसके सामान खरीदा गया है। जो 1 रुपए की चीज है वो 10 रुपए में खरीदी गई है और चेयरमैन द्वारा सारे ठेकेदारों को साथ पार्टनरशिप है और ठेकेदारों का भुगतान गलत तरीके से करना चाह रहे हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया था जांच के उपरांत ही किसी तरह का भुगतान करा जाए, लेकिन चेयरमैन द्वारा बार बार अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है कि इनका भुगतान करा जाए। कहना चाहूँगा कि नगर पालिका के चेयरमैन द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई ठेकेदार ऐसे हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, उन ठेकों में नीचे का बेस ही गायब है। कोई भी काम यहाँ पे नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है और हमारे एक साथी सभासद परमजीत सिंह पम्मा पे इनके द्वारा रिवॉल्वर ताना गया, उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और अभी तक उसकी DVR की रिपोर्ट नहीं आई। इसका भी हमें सारे सभासदों को काफ़ी रोष है और हम चाहते हैं कि नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त हो और हमारा जो चेयरमैन है वो चाहता है नगर पालिका भ्रष्टाचार से चलाई जाए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और मरते दम तक करेंगे। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी हर तरीके से अपने विधायक की मदद कर रही है और उन्हें बचा रही है, जबकि पीड़िता आज भी दर दर भटक रही है। भले ही विधायक ने अपनी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से स्टे ले लिया हो, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के जरिए CBI जांच की गुहार लगाई है और पीड़िता की गुहार को विपक्षी कांग्रेस प्रमुख मुद्दा बना रही है। बीजेपी के विधायक हैं जो पीड़ित पक्ष है, पिछले काफी लंबे समय से न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो सत्ता पक्ष के विधायक है। सत्ता पक्ष को बचाने के लिए सरकार ने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि भाई इसमें कोई कार्रवाई न हो, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित पक्ष को मजबूर होकर, जब उसको कहीं भी न्याय नहीं मिला तो उसको मजबूर होकर कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से कोई भी सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सरकार पर उस पर लांछन लगते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की। आज पीड़ित पक्ष को मजबूर होकर हाई कोर्ट जाना पड़ा। उसमें कोर्ट अपना निर्णय लेगा, अगर कोर्ट इसमें डिसीजन लेगा तो भी ये कार्रवाई करेंगे। कोर्ट के निर्णय से पहले ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरकार को चलाने का काम भी कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए हैं जो कोर्ट के निर्देश के बाद तो इनको सरकार को काम करना पड़ा। आज इस प्रकरण की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भाजपा के जो विधायक हैं इस प्रकार के यौन शोषण में पाए जा रहे हैं, सरकार कोई काम नहीं कर रही, मजबूर होकर लोगों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने आधा दर्जन वाहनों को सीज कर दिया और कई वाहनों के चालान किए। ओवरलोड वाहनों की शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अभी कुछ शिकायत आ रही थी बीच में कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं ओवरलोड चल रही हैं और नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इससे एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है और बॉडी भी उनकी जो है साइडों में लचक जाती है। तो उस प्रकार से उसको संज्ञान में लेते हुए और इस तरह की जो है ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से अभियान लगातार जारी रहेगा और कहाँ कहाँ चेक पोस्ट बनाए गए? ये अभियान जो है जारी रहेगा। हर जगह पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हल्दू चौड़ चौकी हो या हमारा ये सुभाष नगर बैरियर हो या कहीं और भी कोई भी जगह है, हम लोग रेंडमली चेक करते हैं। जहाँ पर भी कोई गाड़ी मिलती है ओवरलोड या अन्य वाहन जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है या फिर रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको हम उसके खिलाफ में। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय धारचूला झूला पुल जो है वो 3 दिन के लिए खोला गया है और ये फैसला भारत से पेंशन लेने वाले नेपाल के पेंशनर्स के हित में लिया गया है। एसडीएम AK शुक्ला ने कहा कि नेपाल के धारचूला जिले के 120 नेपाली पेंशनर्स भारत के धारचूला और जोलजीबी स्टेट बैंक से पेंशन लेते हैं, लिहाजा उनकी परेशानियों को देखते हुए उन्हें थोड़ी राहत दी गई है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में पेश हुए। दरअसल 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में न्यायालय में उनके खिलाफ मामला चल रहा है और आज कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने कहा कि यह केस अंतिम चरण में चल रहा है, हमें न्यायालय पर भरोसा है।
2012 में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो आचार संहिता का एक केस दर्ज हुआ था। सरकार ने बाद में उसको मामले को विड्रॉ कर दिया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको राज्य सरकार ने जनहित न मानते हुए वो उसकी एक तारीख थी, मैं आज तारीख पे आया था और अब अंतिम चरणों में ये मामला अंतिम चरण में है और न्याय व्यवस्था पर हमको पूरा भरोसा है। तो हरक सिंह रावत कोर्ट में पेश हुए और कहा कि ये केस अंतिम चरण में चल रहा है और पूरा कोर्ट पे न्यायालय पे भरोसा है। अगली खबर करते हैं। उत्तराखंड में अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की बात करें तो अनलॉक 5 में ढील देने के बाद प्रदेश में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। केदारनाथ यात्रा को लेकर यात्रियों के बीच में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जब से सरकार ने सभी पाबंदियों को हटा दिया तब से लेके अब तक केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। केदारनाथ धाम में संचालित हो रही हेली सर्विसेज मंदाकिनी वैली के ऊपर से पास होके जाती है, जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। इसमें 2017 में एनजीटी में एक वाद दाखिल किया गया था, जिसके क्रम में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक स्टडी की गई और उसमें कहा गया कि जो वहां पे हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे हैं, यदि वो जमीन की सतह से 600 मीटर से ऊपर की हाइट पे फ्लाई करेंगे तो वहां पे जो वन्यजीव प्रेजेंट है उन पर कोई भी विपरीत प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इस प्रभाग द्वारा जितने भी हेलीकॉप्टर कंपनीज जो वहां पे अभी जो संचालित हो रही हैं, उन्हें इस बात से अवगत कराया है कि जमीन की सतह से 600 मीटर के ऊपर आप लोगों को उड़ना है और यदि हमारे द्वारा जो मॉनिटरिंग स्टेशन भीमबली में सेटअप किए गए हैं, यदि पाया जाता है कि हेलीकॉप्टर कंपनीज जो हैं वो 600 मीटर से नीचे फ्लाई कर रही हैं, तो इसमें हम लोग भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 जो है उसके अंतर्गत कार्रवाई इसमें करेंगे। दिनेशपुर में मतवा मिशन के संस्थापक हरिचंद गुरुचंद के श्रीमद स्वामी ब्रह्मचारी बाबा गोपाल जी के आकस्मिक निधन होने के 2 दिन बाद शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा और शव यात्रा में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत कई नेताओं ने शिरकत की और भारी संख्या में जो उनके अनुयायी थे वो भी पहुंचे। जो ये संस्था है ये मानव कल्याण के लिए काम करती है और इस क्षेत्र में 1980 में यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ बाबा गोपाल दास जी के चरण कमल यहाँ आए और उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया और 1980 में ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ स्थापित करना, संप्रदाय को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। जिन्होंने हिंदुस्तान के और दुनिया के अनुसूचित जाति जनजाति और शोषित लोगों की आवाज़ को बुलंद किया था। आज बड़ा दुखद दिन है कि आचार्य गोपाल दास जी महाराज जो हैं, आज उनका देहांत हुआ है, लेकिन ऐसे लोग अजर और अमर रहते हैं जो समाज को जीते हुए मरते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में अलग जगाई। समाज में एक चेतना जागृत करने वाले और संपूर्ण भारत का अध्ययन करने वाले ऐसे आदरणीय गोपाल महाराज जी का निधन हुआ, ये वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है, लेकिन सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी स्मृतियों को, उनके क्रियाकलापों को अपने अंतर मन में आत्मसात करते हुए हमने नए जीवन दर्शन को करना चाहिए। और उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार ने जनता के हक में अब तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, बीजेपी को घेरने के लिए उनके पास कई मुद्दे हैं। पूरे देश के समान उत्तराखंड के कांग्रेस नेता बहुत बौखलाए हुए हैं और राज्य में पार्टी लगातार बिखर रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अलग अलग दिशाओं में चलते दिखाई देते हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बस इनके बयानों में एक रूपता है, वो है श्री राहुल गांधी के तरीके की, झूठ बोलो, गाली दो और भाग जाओ।
हमने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि रोजगार के मुद्दे पर जो अब बात करते हैं, हम पूरे आंकड़े देंगे कि इन 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में कितने लोगों को रोजगार मिला, और आप भी दीजिए कि आपके काल में कितने मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रवक्ताओं ने पूरे आंकड़े जनता के सामने रख दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक नहीं बताया कि कांग्रेस के समय में कितने लोगों को रोजगार मिला। और हमने कहा कि चुनौती है कि वे बहस करें आकर के। अब प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहस के लिए तैयार हैं, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं। और प्रीतम जी, पहला सवाल तो हमारा आपसे आपके चित्त चक्राता के बारे में होगा कि लगातार 70 साल तक लगभग वहाँ पर आपके और आपके परिवार के द्वारा जो जनप्रतिनिधित्व किया गया, तो इस 70 सालों में आपके क्षेत्र की जो दशा है उसके पहले में आप पहले जवाब दीजिएगा। और कृषि बिल और धान खरीद को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण पाल ने शासन प्रशासन पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी का हर फैसला किसान विरोधी साबित हो रहा है। हरपाल सिंह जी हैं, कांता भाई हैं और लोग हैं कि जब दुकान पे ग्राहक ही नहीं होगा और 144 लगा देंगे तो उसकी बिक्री कैसे होगी। इसका मतलब है शासन के, सरकार के इरादे जो है प्रशासन को तौर पर क्रियान्वयन कर रहा है। ये चाहते हैं, वैसे भी बीजेपी जो है किसानों की हितैषी नहीं है, 3 अध्यादेश भी पास हुए हैं, तो ये जो मामला है ये इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। भाजपा ने यहाँ के सत्ता संभाली है प्रदेश में, तब से हमारा किसान परेशान है। आज किसान जो है सड़कों पे धान ले लेके अपनी ट्रॉलियाँ लेकर के खड़ा है। 4-5 महीने का जो है धान पालने में समय लगता है, कितना खर्चा आता है धान पालने में। आज किसान बेचने के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जहां किसान अपना धान बेचने आ रहा है वहां धारा 144 लागू कर दी जाती है। कोई प्रकाशित नहीं है, किसी को कोई मालूम नहीं है। अगर इसके लिए कोई आवाज़ उठाने जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन सा तरीका भाजपा सरकार का। सबसे पहले कि सरकार को ये पूछना चाहूँगा कि जिस दुकान पे जाने से अगर आप धारा 144 लगा दोगे तो वहाँ कौन जाएगा। हमारी जो मंडी है जहाँ पे हमारे लाखों हज़ारों किसान जाते हैं, उस मंडी में धारा 144 लगी हुई है। एसडीएम साहिबा के जो भी बात हुई है उन्होंने धारा 144 लगी हुई है। इसका मतलब वहाँ किसान जाएगा कैसे। जब अंदर जाना ही अवमान्यता है कोर्ट की तो अंदर जाएगा। इसका मतलब सरकार खुद धान खरीदना ही नहीं चाहती, ना सरकार ये धान बिकवाना चाहती है और ना ही वो धान खरीदना चाहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।